नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजन सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए हम आज शुरुआत करते हैं। आज हम जीवन कौशल के दूसरे भाग को लेकर के आए हैं और इसमें हम सीखेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या है। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था और आप पहले वाले वीडियो अवश्य देखिएगा। उसमें मैंने आपको समझाया है कि जीवन कौशल के अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है। ये सब बातें मैंने पहले वाली वीडियो में समझाया है। आज हम सीखने वाले हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की हमको अगर सुबॉर्डिनेट की बात करें, मुख्य रूप से 5 प्रकार की भूमिका है। तो हमको शिक्षक की भूमिका पढ़नी है, कौन कौन सी भूमिका होती है और उसको हमको सिद्ध करना कि हाँ शिक्षक कैसे सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, शिक्षक कैसे नेतृत्व करता के रूप में काम करता है। तो इस भूमिकाओं को हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों आइए, और इस PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी बाय राजन सर। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आप वहाँ से ज्वाइन करके इस PDF नोट्स को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करके आप स्वयं पढ़ें, बाकी वीडियोस आप देख लेंगे तो पूरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रतिदिन मैं उस टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन 10 से 20 क्वेश्चन क्विज भी करवाता हूँ, तो आप उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सी क्वेश्चन सीट और आपका नोट्स भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। और एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि आप जैसे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको मैं बेहतर तरीके से आपको समझाऊँ पढ़ाऊँ, वैसे ही आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि सबकी निःशुल्क मदद हो सके। तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हमारा कर्तव्य है कि हम सबका एक दूसरे का साथ रहे, तब हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज हमको सीखना है शिक्षक की भूमिका क्या है। उससे पहले मैंने कल आपको चर्चा किया था कि हाँ शिक्षक के जीवन कौशल क्या होता है, जीवन कौशल के अर्थ परिभाषा उद्देश्य के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। अब जीवन कौशल की जरूरतें क्या होती हैं, इस बात को थोड़ा समझते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात होगी, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब समझते हैं जीवन कौशल की जरूरत क्या है, इसको देखिएगा भाई। जीवन कौशल की जरूरतों की अगर बात करें, सबसे पहले पॉइंट आपका है क्या, तो चुनौतियां। आज के समाज में बढ़ती हुई गला काट प्रतियोगिता लक्ष्य प्राप्त करने में चुनौतियां का सामना करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे में सकारात्मक सोच विकसित करना एक जीवन कौशल है। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात है दोस्तों। आपके सुबह में सवाल भी पूछा गया, आपका जीवन कौशल का उद्देश्य क्या है। तो समाज की मांग एवं चुनौती के अनुसार अपने आप का समायोजन करना ही जीवन कौशल, ये आपका सवाल है। अब हम देखते हैं कि सर चुनौतियां क्या होती है। आप जानते हैं हम और आप, चुनौतियां तो भाई न्योता दे करके तो आती नहीं, आकस्मिक आती है, अचानक आती है। जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, अगर मानव की बात करें तो मानव जो जीवन व्यतीत करता है, हम आप जो जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां आती है और हमको सभी चुनौतियों का सामना करना होता है। आज समाज में देख रहे हैं कि एकदम मार काट, इतनी होड़ मची है समाज में। लोग हम क्या पा जाएं किसका क्या ले लें, हड़प लें। आप देख रहे हैं बहुत से एकदम होड़ चली है हमारे समाज में। इन सभी चुनौतियों के साथ हम और आप हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, तो हम समायोजन करते हैं, अनुकूलन करते हैं। और इस जरूरतों को बालक के अंदर हमको, आप शिक्षक हैं, इसको आप पहले तो इसकी अवधारणा को समझे, उसके साथ साथ बालक के अंदर आप इसको ले आकर के दैनिक जीवन में प्रयोग करें। ये 2 अवधारणा को हम समझाते हैं। पहले विषय वस्तु की अवधारणा को समझिए, इसको बालक के जीवन से ले आकर के कक्षा में जोड़िए, तब आप ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और तब इससे बनने वाले सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। अब चुनौतियां, बालक को, आप शिक्षक हैं तो बालक को चुनौतियों से परिचित कराइए। नई नई चुनौतियां बालक के सामने, छोटी छोटी चुनौतियां बालक के सामने रखिए। आप रख करके उसकी क्षमता को विकसित करिए और उसको बालक से परिचित करवाइए कि हाँ समाज में ऐसी ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। जैसे अभी आपके नई चुनौती हम और आप झेल रहे हैं, देख रहे हैं समाज में कोरोना से हम और आप, पूरा देश लड़ रहा है। इस तरीके से चुनौतियों से बालक से परिचित कराएं ताकि बालक के अंदर क्षमता डेवलपमेंट हो और उस चुनौतियों से निकलने का काम करे बालक, और अपने जीवन के साथ, उसके साथ, चुनौतियों के साथ अपने आप को समायोजन करे और समायोजन करके तब बालक अपना जीवन व्यतीत करे और अच्छा बेहतर कर पाएगा बालक। इस तरीके से हम भाव, यानी कि चुनौतियां बालक के अंदर डेवलपमेंट करें, उससे परिचित कराएं। हमेशा बालक को सकारात्मक सोच बालक के अंदर डेवलपमेंट करें। बेटा कोई बात नहीं, हम अच्छा कर पाएंगे, हम जंग जीत लेंगे, हम और बेहतर कर पाएंगे। ऐसे ऐसे भाव बालक के अंदर नवीन नवीन रचना करें, हम बालक के अंदर नए नए विचार उसके अंदर डेवलपमेंट करें ताकि बालक उस नई चुनौतियों के साथ क्या करे, समायोजन कर पाए। अगला पॉइंट क्या है सर, तनाव। तनाव, बढ़ती हुई अपेक्षाएं एवं सीमित संसाधनों की उपलब्धि एक व्यक्ति को तनाव का शिकार बना देती है। ऐसे में जीवन कौशल एक व्यक्ति को तनाव से मुक्ति दिलाता है। मैंने भी बोला भाई, तनाव, हम और आप कभी कभी तो इतना तनाव के कुंठा के शिकार हो जाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि एकदम अब सब कुछ खत्म है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप शिक्षक हैं, बालक के अंदर, वैसे बालक भी छोटी छोटी समस्याएं, बालक के बालक छोटा है, छोटी छोटी समस्याएं जब बालक के सामने दी जाती है तो बालक उसको समस्या समाधान करता के रूप में होता है, बालक करता ही। कभी कभी समस्या बड़ी हो गई, समाधान नहीं कर पा रहा है, बालक तनाव का शिकार हो जाता है, कुंठा का शिकार हो जाता है। तो आप शिक्षक हैं, उससे निकालने का बालक को काम करें, उस तनाव से प्रेरित करें, बालक के अंदर क्षमता डेवलपमेंट करें, बालक को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, ताकि बालक उसके साथ धीमे धीमे समाधान कर पाए और उस चुनौती से निकल पाए, उस तनाव से मुक्त हो पाए बालक। अगला पॉइंट गया है पारिवारिक पारस्परिक संबंध क्या होते हैं। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर होती जा रही है तथा आपसी रिश्ते कलह का कारण बनते जा रहे हैं। इसलिए पारस्परिक संबंधों को सुधारने के लिए जीवन कौशल का अध्ययन करना जरूरी है। हमने देखा है, समाज में भी देखा है, अब तो पहले सोचिए पहले का परिवेश क्या था हमारे परिवार का। पहले संयुक्त परिवार होता था, बड़ी फैमिली होती थी, सब लोग एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, उठना बैठना पहले जो हुआ करता था। एक दूसरे में संबंध हमारे समाज में जो था, परिवार का भी, लोगों का, समाज के लोगों का एक दूसरे का संबंध बहुत अच्छा हुआ करता था। लोग समाज के लिए एक दूसरे के लिए दो कदम चलते थे। लेकिन आज क्या है, आज देखते हैं किसी से कोई मतलब नहीं। परिवार में भी, अब समाज की तो बातें छोड़ दीजिए, वर्तमान में परिवार में भी अगर 4 सदस्य हैं, दोस्तों उस 4 सदस्य को 4 जगह डिवाइड करने का श्रेय अगर हम वर्तमान में कहें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों हम क्या कहने वाले। ये जो आपका ये थपुआ यानी कि मोबाइल, सोचिए 5 सदस्य हैं तो 5 से, ऐसा नहीं कि 5 है तो 5 एक दूसरे में अंतःक्रिया करें, ऐसा नहीं। अगर ये है तो 5, क्योंकि अब तो हर व्यक्ति के पास है, और एक नहीं, हर व्यक्ति के पास 2-2 3-3 उपलब्ध है। अगर 5 हैं तो 5 अपने आप से अंतःक्रिया नहीं, इससे अंतःक्रिया करते हैं। तो सोचिए कहाँ संबंध रह पाएंगे। जब आप संबंधों में समय नहीं दे पाएंगे, संबंध कहाँ से चल पाएंगे। इस तरीके से इस सब कारकों से हम थोड़ा सा दूरी बना करके अपने संबंधों को वरीयता दें, ताकि बालक के अंदर इस भाव को डेवलपमेंट करें, तो बालक बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा, समझ पाएगा, जीवन के साथ बालक क्या कर पाएगा, सब तो समायोजन कर पाएगा। अगला पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका समायोजन है। एक व्यक्ति खुद को केंद्र मानकर समाज में नहीं जी सकता, नहीं जा सकता, बल्कि उसे बदलने हेतु परिस्थिति के साथ समायोजित करना पड़ता है। इसलिए भी जीवन कौशल का अध्ययन करना जरूरी है। समायोजन का भाव, हम और आप जानते हैं समाज के अपने नियम रूल रेगुलेशन हैं, और हमको समाज के नियम रेगुलेशन के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम समाज में, आपने देखा होगा समाज में कोई व्यक्ति, अगर आप समाज में हम का भाव लेकर के अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तब आपका जीवन मुश्किल है, तब आप नहीं चल पाएंगे। हम एक समाजीकरण, हमारा टॉपिक है समाजीकरण में एक सिद्धांत चलता है मार्गरेट मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत, बहुत गजब का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। समाज में व्यक्ति मैं के भाव से, हम के भाव से प्रवेश करता है, लेकिन जब समाज में लतियाया जाता है तो मुझे के भाव में आ जाता है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि समाज के लोगों से जब तिरस्कार किया जाता है, क्या घमंड का भाव लेकर के आप समाज में रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो समाज के लोगों से जब जलील किया जाता है तो अपने अंदर उसके समाजीकरण का गुण धीमे धीमे शामिल होता है, उसके साथ समाज के लोगों के साथ अपने आप को क्या करता है, अनुकूलन करता है। तो दोस्तों इस तरीके से यानी कि इस जानना जरूरी है आप जीवन कौशल के, इसलिए जीवन कौशल में हम इस बात को समझते हैं कि समझन का भाव बालक के अंदर डेवलपमेंट करें तो बालक नई चुनौतियों के साथ अपने आप को समझन कर पाएगा, अपने आप को अनुकूलन कर पाएगा। दोस्तों आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको शिक्षक की भूमिका क्या है, अब कौन कौन से शिक्षक की भूमिका होती है इसको हम देखते हैं। और आप इससे सवाल जानते हैं, आपको शिक्षक भर्ती में दोनों में पूछा गया है, शिक्षक भर्ती में सवाल है, शिक्षक की भूमिकाओं से सवाल पूछा गया है। एक सवाल आपके पूछा गया शिक्षक भर्ती में, एक सवाल आपका शिक्षक भर्ती पूछा, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने के में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका होती है? अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे या उसकी कौन सी भूमिका होती? तो परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता, ये उस शिक्षक की भूमिका मानती है। आपका सवाल 8500 वैकेंसी पूछा गया है। तो इस तरीके से हमको देखना है। और आइए समझते हैं कि क्या होता है, शिक्षक की कौन कौन सी भूमिका होती। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, शिक्षक कैसे एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है इस बात को समझते हैं। देखिए यह 5 की में पारंपरिक शिक्षक की छवि को नकार यानी हटा दिया गया है। इसकी जगह से सुविधा प्रदाता माना गया है, अर्थात वह ऐसा माहौल देता है जिसमें एक विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन करता है। इस कथन के समर्थन में निम्न बातें आती हैं।
यानी कि क्या होता है सुविधा प्रदाता। आप एक, मैंने अभी चर्चा किया था आपसे, आप एक शिक्षक हैं तो आप किस तरीके से बालक के साथ सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेंगे, यानी कौन कौन सी सुविधाएं, बालक की कौन कौन सी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को आप समझेंगे और आवश्यकता को समझ करके आप उसको सुविधाएं प्रदान करेंगे। बालक, आप इस वस्तु सिखाए, बालक को भ्रम हो गया तो भ्रम को दूर करने की सुविधा आप उस बालक के अंदर उपलब्ध कराएं, उस कक्षा कक्ष में उपलब्ध कराएं, तब बालक का भ्रम दूर हो पाएगा और बालक उस विषय वस्तु को आसानी से सीख पाएगा। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी बिंदु हैं, आप सुविधा प्रदाता के रूप में हमसे देख, एक शिक्षक के पास होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, इस बात को हम समझते हैं। आइए, विद्यार्थी के पहला पॉइंट है सर, विद्यार्थी के भ्रम को दूर करना। सोचिए भाई, अगर आप विद्यार्थी के भ्रम को, अच्छा आप समझ के आप शिक्षक हैं, कक्षा कक्ष में आप शिक्षण कार्य कराए, ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही बार शिक्षण कार्य कराए और पूरी बात को सीख लिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुछ बालक ऐसे जिनके पास अगर भ्रम, बालक सब बालक लगभग सीख लिए, कुछ बालक को भ्रम रह ही जाता है, तो अगर भ्रम रह गया तो आप भ्रम को छोड़ करके अगर आप अगला अधिगम करा देंगे तो बालक सीख पाएगा नहीं दोस्तों। वह जो भ्रम, जिस बालक के पास भ्रम है वो पिछला, नया तो जो आप पढ़ाने वाले हैं नया तो सीख भी नहीं पाएगा, पिछला भी तो सीखा ही नहीं, पहले से नहीं सीखा, उसके भ्रम को आप दूर करने की सुविधा उपलब्ध कराएं। अगर आप उसके भ्रम को दूर करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो भ्रम को दूर करके बालक अगला अधिगम करने के लिए क्या होगा, तत्पर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये अगली व्यवस्था, पहली पॉइंट। दूसरा क्या है सर, तो सीखने का वातावरण, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पॉइंट आपका है। कक्षा में सीखने का सकारात्मक और प्रजातांत्रिक माहौल देकर एक शिक्षक विद्यार्थी को अधिगम के उचित वातावरण की सुविधा देता है। सीखने का उचित वातावरण आप जानते हैं, सोचिए आपके कक्षा कक्ष में भाईवाद चल रहा हो, भतीजावाद चल रहा हो, साड़ूवाद चल रहा हो, जातिवाद धर्मवाद चल रहा हो, क्या आप शिक्षण कार्य संपन्न करवा पाएंगे और क्या बालक सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख सकते। यानी कि और उसके अलावा भी तानाशाही हो, हम शिक्षण में पढ़ते हैं, शिक्षण की शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित और हस्तक्षेपी। अगर आप शिक्षक केंद्रित हैं, आप सोचिए शिक्षक केंद्रित, तानाशाही है, निरंकुश है, तो बालक की रुचि मानसिक क्षमता को वरीयता नहीं देंगे, क्या बालक सीख पाएगा? अच्छा वातावरण हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सीखने के लिए उचित वातावरण के लिए आप क्या करें, तो आप कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा रखें सर, तो बाल केंद्रित रखें। कक्षा कक्ष का वातावरण प्रजातांत्रिक रखें, कक्षा कक्ष का वातावरण अंतःक्रियात्मक रखें, मनोवैज्ञानिक रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका मतलब बालक को केंद्र बिंदु मान करके आप शिक्षण कार्य कराएं। तो इसका मूल मतलब क्या होता है कि बालक की रुचि मानसिक क्षमता को वरीयता देकर के आप शिक्षण कार्य कराएंगे तो आपके कक्षा कक्ष का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा और बड़े आसानी से बालक आपके विषय वस्तु को सीख सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, अगला सर, विचार प्रकटीकरण। विचार प्रकटीकरण का अवसर विद्यार्थी को बहुत जरूरी है। यदि बालक के पास कोई विचार, आपने देखा होगा कुछ ऐसे शिक्षक बंधु हैं, फिलहाल कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम तो कह ही देंगे, कुछ ऐसे शिक्षक बंधु हैं, आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं, कोई बालक सर ये बात समझ में नहीं, क्या है, चुप रहो, तुम भी जानते हो, ऐसा भाव हमको और आपको सुनने को इससे पहले मिला हुआ है। क्या वो बालक सीख पाएगा? नहीं सीख सकता है। तो ऐसा अगर आप तानाशाही वाला प्रवृत्ति अगर आप व्यवहार करेंगे कक्षा कक्ष में तो बालक सीख नहीं सकता है। इससे मतलब जो बालक का विचार है, बालक का जो अनुभव है, उसको आप वरीयता दीजिए, और क्योंकि उसको वरीयता देंगे तभी बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आप अधिगम कार्य करा पाएंगे, शिक्षण कार्य करा पाएंगे, तो बालक आसानी से सीख पाएगा। अगर आप उसके विचार को वरीयता नहीं देंगे तो बालक सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, और जब सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब बालक आपके विषय वस्तु को नहीं सीख सकता है। तो उसके विचार को आप क्या दीजिए दोस्तों, प्रकट करने का अवसर दीजिए, उपलब्ध कराइए, ताकि बालक अपने विचार प्रस्तुत करे। और जब बालक स्वतंत्र रहेगा तभी अपना विचार प्रस्तुत करेगा, और जब तक स्वतंत्र नहीं रहेगा तब तक विचार नहीं कर सकता है, विचार प्रकट नहीं कर सकता है, तो क्या बालक सीख पाएगा दोस्तों? तो नहीं सीख सकता है। तो विचार प्रकट करने का सुविधा बालक के अंदर आप क्या करें, तो उपलब्ध करवाएं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है इसमें, अगला है जिज्ञासा शांत करना। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, जिज्ञासा शांत करना है, ये तो सबसे बड़ी बात। अगर आप बालक की जिज्ञासा, सोचिए अगर आप बालक की जिज्ञासा शांत नहीं कर रहे हैं, आप कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, कोई बालक सवाल पूछे, सर थोड़ा सा इसको बता दीजिए, और आप जानते हैं शिक्षक बंधु डांटने लगते, ऐसा करेंगे तो क्या बालक सीख पाएगा? नहीं दोस्तों। इसी जिज्ञासा के जरिए जीन पियाजे कहता है कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, बालक अपने जिज्ञासाओं को शांत करते करते वैज्ञानिक बन जाता है। सोचिए एक बार, तो आप जिज्ञासा शांत करने की सुविधा बालक के अंदर उपलब्ध कराएं। अगर आप जिज्ञासा शांत करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो क्या बालक नया सीखने के लिए तत्पर हो पाएगा? नहीं हो सकता है।
तो जिज्ञासा शांत करने की आप सुविधा उपलब्ध कराएं, क्योंकि अगर जिज्ञासा से ही आप जानते हैं, जिज्ञासा ज्ञान सृजन करने का पहला माध्यम आप जानते हैं। जिज्ञासा अगर बालक की नहीं, सीखने की ललक नहीं है तो क्या सीख पाएगा बालक? नहीं सीख सकता है। तो जिज्ञासा शांत करें। अगला पॉइंट क्या है? प्रदर्शन का मंच, बालक को बोलने का अवसर दीजिए। आपने देखा होगा कभी हमारे विद्यालय में शनिवार को बाल सभा वगैरह होती थी, उसमें गाने के लिए, बोलने के लिए, 2 शब्द कहने के लिए बुलाया जाता था। हम और आप जाते थे। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बालक जो बोलना भी चाहते हैं। देखिए उस भाव को समझिए। उस शनिवार को जो कार्यक्रम होता था उसमें से कुछ ऐसे बालक कि वो तो एकदम उछल कूद, सर हम गाएंगे, सर हम गाएंगे, तो कुछ तो चले जाते थे बिना बुलाए। कुछ ऐसे होते थे उनका भाव कोई बेइज्जत करिए। कुछ ऐसे होते थे वो चाहते थे बोलना, लेकिन ये चाहते थे कि अगर हमसे कोई कह देता तो हम बोलते। बाद में जब उनसे कहा जाता, अरे तुम क्या है नहीं बोले, अरे तो हमसे कोई काबे नहीं किया, तो अपने मन से नहीं आना चाहता। उनके लिए आप क्या करें? प्रेरित करें, उनको प्रदर्शन करने का उनको भी मौका दें, अवसर दें, सुविधा प्रदान करें। अगर आप उनको भी सुविधा प्रदान करेंगे, अवसर देने का, प्रदर्शन करने का, तो बालक अपने उसके अंदर जो आपको उसकी प्रतिभा है उसका क्या होगा सर? निखार होगा। अगला पॉइंट क्या है देखिए। अगला सर क्या है? प्रतिपुष्टि करता है। यानी आप किस तरीके से प्रतिपुष्टि दे रहे हैं। अगर आप जो बालक, अगर प्रतिपुष्टि, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर बालक अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है बालक, तो आप उसकी प्रतिपुष्टि दीजिए, फीडबैक आप दीजिए। अगर आप अच्छा प्रतिपुष्टि देते हैं तो बालक अगले अधिगम के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। सो सबसे बड़ा सम्मान हम कर सकते हैं, बालक का प्रशंसा कर सकते हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को जांच करने एक शिक्षक पता लगाता है कि अपने उसके प्रदर्शन में क्या कमियां और क्या लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, तथा एक अनुसरणकर्ता का कार्य है, अतः शिक्षक एक अनुसरणकर्ता होता है। अगला पॉइंट कहा कि मानक निर्धारण, विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं को देखते हुए उनकी क्षमता और योग्यताओं के अनुसार एक मानक निर्धारण कर दीजिए। एक मानक तैयार करिए, उस मानक के अकॉर्डिंग बालक के अंदर क्षमता धीमे धीमे डेवलपमेंट करिए, तो बालक आसानी से उसके अंदर क्षमता धीमे धीमे डेवलपमेंट होती जाएगी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसी को हम आगे समझते हैं। अगला स्तर क्या है? लक्ष्य की तुलना। मैंने देखा, अभी हम देख रहे थे शिक्षक की भूमिका, तो एक शिक्षक क्या था? एक सुविधा प्रदाता के रूप में। अब हम यहां देख रहे हैं शिक्षक एक क्या है? तो अनुसरणकर्ता के रूप में। यहां से देखिए, शिक्षण एक अनुसरणकर्ता के रूप में काम किस तरीके से करता है। ये रहा, ये छोड़ गया दोस्तों, ये रहा। यहां से हम चर्चा करते हैं शिक्षण एक अनुसरणकर्ता के रूप में काम कैसे करता है। शिक्षक एक अनुसरणकर्ता के रूप में, एक शिक्षक हमेशा विद्यार्थी के प्रदर्शन निगाह रखता है और बराबर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी का प्रदर्शन मानकों के अनुसार ही रहे, जो उसे एक अनुसरणकर्ता बनाता है। इस विचार अंतर निम्न बिंदु है। यानी कि आप एक मानक तैयार कर देते हैं, और उस मानक आप सोचते हैं कि हाँ, इस मानक के अनुसार बालक क्या करे? प्रदर्शन करे। उसके अकॉर्डिंग हम बालक के अंदर क्षमता, यानी कि अनुसरणकर्ता के रूप में शिक्षक किस तरीके से भूमिका काम करता है, अदा करता है, इस बात को समझते हैं। पहला असर क्या है? तो प्रतिपुष्टि। विद्यार्थी के प्रदर्शन को जांच करके एक शिक्षक पता लगाता है कि उसके प्रदर्शन में क्या कमियां हैं और वह लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, कि एक अनुसरणकर्ता का कार्य है। यह शिक्षक एक अनुसरणकर्ता के रूप में कार्य करता है। यानी कि आप शिक्षक एक पता लगाता है, एक मानक तैयार कर देगा, उसके मानदंड पे 10 प्रश्न का बालक शिक्षक आप है, 10 प्रश्न बालक को दे दिए, और उसका मानक क्या है? उसके मानक तरीके से आप बालक को उत्तर देना है। अब बालक जब उत्तर देता है तो उसके बाद आप समझते हैं कि हाँ, कहाँ तक बालक कर पाया है, कहाँ तक अभी कमियां रह गई, उसको सुधार करने के आप धीमे धीमे प्रयास करते हैं। इसका मतलब क्या है सर? तो आप मौका देते हैं, तो आप अनुसरणकर्ता के रूप में गिने जाते हैं। अगला सर क्या है? तो मानक निर्धारण कर दीजिए। अगर आप व्यक्ति भिन्नता के आधार पर, अभी व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रख करके ही आप मानक निर्धारण करिए। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही मानक बना दीजिए। अगर आप सबके लिए एक ही मानक बना देंगे तो क्या सब बालक सीख पाएंगे? नहीं हो सकता, नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारे समाज में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। तो आप व्यक्ति भिन्नता का सम्मान करते हुए आप मानक तैयार करें। यानी कि जो प्रश्न दे रहे हैं उसमें से कुछ आसान प्रश्न भी बनाएं और कुछ जटिल प्रश्न भी बनाएं, ताकि दोनों प्रकृति को बालक, यानी सभी प्रकार की जो प्रतिभाशाली है या समान बुद्धि वाले हैं या अनेक प्रकार के जो व्यक्ति भिन्नता कक्षा कक्ष में है, उस सबकी व्यक्ति भिन्नता क्या हो सके? सम्मान हो, तक बालक आसानी से उस विषय को सीख सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला जो आपका है, और बराबर या कोशिश करता है कि विद्यार्थी का प्रदर्शन बनाए। ये तो अब मैंने अभी बता दिया। लक्ष्य की तुलना,
लक्ष्य की तुलना क्या है? शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है और उनमें उनके प्रदर्शन को लक्ष्य प्राप्त करने के संभावित प्रदर्शन से तुलना करके यह पता लगाता है कि उनका प्रदर्शन सही मार्ग पर है या नहीं। अतः शिक्षक एक अवसरकर्ता के रूप में कार्य करता है। एक लक्ष्य बालक को, यानी लक्ष्य केंद्रित बालक को कुछ लक्ष्य दे दिया आपने, उसको अचीव करने के लिए कोई सपोज करिए आप कोई पेंटिंग बनाने के लिए बालक को दे दिए, बालक पेंटिंग बना रहा है, जहां तक बनाया उसके बीच में जब आप देख रहे हैं कि हाँ कहां तक बना पाया है, तो उसकी जो वास्तविक क्षमता है और जहां तक लक्ष्य की प्राप्ति है उसके बीच को आप देख पा रहे हैं कि हाँ कहां तक कर पा रहे हैं, कहां से कहां तक बालक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी भूमिका को आप अदा कर रहे हैं, उसके अंदर आप बालक को सहायता दे रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, यानी कि अवसरकर्ता के रूप में उसकी तुलना कर रहे हैं। यहाँ उसकी वास्तविक क्षमता से उसका लक्ष्य की प्राप्ति की तुलना दोनों किस तरीके से है, कहाँ तक बालक कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाया है। अगला पॉइंट है कुशल अभिभावक के रूप में आप काम करते हैं। जिस तरह से माता पिता बच्चे की भलाई के लिए उसकी निगरानी करते हैं, ठीक उसी तरह से एक शिक्षक अपने विद्यार्थी पर निगाह रखता है कि वे किसी बुरी संगत गलत फहमी या मतभ्रम के शिकार न हो, चाहे क्योंकि यह कार्य एक अनुसरणकर्ता का है, इसलिए शिक्षक एक अनुसरणकर्ता के रूप में कार्य करता है। अभिभावक की भूमिका आपने देखा होगा, सोचिए हमारे घर वाले अभिभावक अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने बालक को हमारे पास विद्यालय में भेज देते हैं, शिक्षक बंधुओं के पास। विद्यालय में 5-6 घंटा 10 घंटा बालक विद्यालय में रहता है। जब तक विद्यालय में है तब तक आपकी पूरी जिम्मेदारी है बालक की किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो हम बालक की, अभिभावक की तरफ बालक की देख रेख करते हैं कि बालक किसी गलत संगत में ना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं विद्यालय में बहुत से बालक हैं, कभी कभी बालक गलत संगत का शिकार हो जाता है तो भटक जाता है मूल रास्ते से। तो उस हमेशा बालक को हम निगरानी करते रहते हैं, बालक को देखते रहते हैं, उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अगला संसाधनों का उचित प्रयोग। अब जानते हैं जो संसाधन है हमारे सामने, हमारे समाज में तो सीमित संसाधन होते हैं, तो कम संसाधनों में कैसे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस बालक के अंदर डेवलपमेंट कराएं। कम संसाधनों में कैसे हम बेहतर सीख सकते हैं, कैसे हम और अच्छा सीख सकते हैं, कैसे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गुण बालक के अंदर आप धीमे धीमे क्या करें, डेवलपमेंट कराएं। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे कैसे शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि शिक्षक कैसे एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस बात को देखते हैं, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। कैसे? प्राचीन भारत से ही हमारे वेदों और ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों में शिक्षा को ईश्वर की तरह माना गया है, लेकिन आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक के ईश्वरीय अंश को नकार दिया गया है। यह 2005 में शिक्षक को मार्गदर्शक माना गया है। हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं कि शिक्षक मार्गदर्शक है। सपोज करिए आप शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में, हम अगर शिक्षा प्रणाली की अगर बात करें तो आप जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा। पहले शिक्षक क्या था, मैंने अभी आपसे बताया कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। शिक्षक की भी भूमिकाओं के 3 प्रकार, यानी कि शिक्षक तानाशाही, बाल केंद्रित और अवक्षेपी के रूप में शिक्षण के प्रकार होते। हम पहले के शिक्षक की बात करें तो आप जानते हैं पहले जो शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षक केंद्रित शिक्षक, जो मनोवैज्ञानिक सत्तावादी निरंकुश तानाशाही प्रवृत्ति थी। सब छोड़ी, शिक्षक को पहले हम ईश्वरीय अंश समझते थे, शिक्षक भगवान है। आपने देखा होगा कि बहुत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शिक्षक ईश्वर का अंश हुआ करता था। जो शिक्षक कह दें वही सर्वदा सत्य है, बालक कोई विरोध नहीं, उसी को सदा सदा मान लेता था। लेकिन वर्तमान में जब से बाल केंद्रित शिक्षा आई, ये पूरा फिगर ही बदल गया। बाल केंद्रित शिक्षा जब से आई, इसका बालक केंद्र बिंदु मान करके, बालक की रुचि मानसिक क्षमता को वरीयता दे करके ही हम बालक को शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो अब वर्तमान में हम बालक के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाते हैं। इस भूमिका को लेकर के आए हैं। इस भूमिका में हम क्या करते हैं, बालक को किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं। अगला बालक पॉइंट इसमें क्या है, तो परिचालक के रूप में शिक्षक उस वाहन के समान है जो एक यात्री को गंतव्य स्थान तक ले जाता है। वाहन के ही समान एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को लक्ष्योन्मुखी बनाता है, इसलिए शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे हम और आप, भाई हमको बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, आजमगढ़ से इलाहाबाद जाना है, बस में बैठे इलाहाबाद पहुंचे, लेकिन पहुंचाएगा कौन? बस का चालक हम लोग को सुविधा तरीके से लेकर के वहां तक पहुंचाता है।
उसी तरीके से एक शिक्षक भी है, कैसे मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। आप जानते हैं लाइफ में बहुत सी चुनौतियां आती है बालक के सामने, लेकिन उसको गाइडेंस करते करते अच्छी तरीके से मार्गदर्शन के रूप में बालक को समझा करके उसके लक्ष्य की प्राप्ति तक उसको बनाता है। वही तो शिक्षक है जो बालक अंधकार से प्रकाश की ओर बालक को लेकर के जाता है। और आप जानते हैं अगर सही तरीके से अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अगर सही तरीके से उसको गाइडेंस दे दिया जाए, मार्गदर्शन सही तरीके से प्राप्त हो जाए, तो सफर बहुत आसान हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से गाइडेंस में हैं, प्रॉपर गाइडेंस मार्गदर्शन अगर कोई सही तरीके से अगर आपको कर दे, तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत आसानी से आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद कहता हूं कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। हर विषय अपने आप में महासागर है, तो उस विषय वस्तु में आपका पाठ्यक्रम क्या है, कहां कहां किस लेवल तक आपको अध्ययन करना है और कहां कहां तक आप अध्ययन करेंगे तो आप उस लेवल तक की परीक्षा को आप अचीव कर पाएंगे। ये सब अगर आपको मार्गदर्शन मिल जाए तो बालक बड़े अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर पाता है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, दिशा निर्धारक। शिक्षक हमेशा क्षमता है जानता है कि विद्यार्थी की क्षमताओं को किस दिशा में प्रयोग किया जाए कि आने वाले परिणाम विद्यार्थी के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि दिशा निर्धारण एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। सिंपल सी बात है भाई, आप एक दिशा निर्धारित कर दीजिए। अगर आप दिशा निर्धारित है पहले से फिक्स है, पहले से बता रखे बालक को, और आप जानते हैं कि शिक्षक जानता है कि बालक को किस तरीके से लेकर के जाना है, किस तरीके से बालक को सिखाना है, कैसे दिशा निर्देश बालक को देना है, ये सब बात बालक के अंदर धीमे धीमे आप डेवलपमेंट करें। आप शिक्षक है तो बालक आसानी से विषय वस्तुओं को सीख सकता है। जीवन की चुनौती के साथ बालक क्या कर सकता है सर, तो समायोजन कर सकता है। और आप शिक्षक ऐसा अगर आप करते हैं तो शिक्षक के रूप में सर, तो शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। अगला, मतिभ्रम या गलत फहमी को दूर करना। सिंपल सी बात है, अगर आप शिक्षक हैं, बालक किसी गलत संगत का शिकार हो गया, किसी गलत फहमी का शिकार हो गया, तो आप उसको क्या करें भाई, दूर करने का प्रयास करें। जैसे गलत फहमी, एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, हम सब देखेंगे बहुत से बालक हैं जो छोटे बड़े 6, 7, 8 में मान लेते हैं, 9, 10 जाते मान लेते हैं कि हम गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है, गणित हमको नहीं आती। बार बार कहते भी रहते हैं गणित हमको नहीं आती, गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है। अगर ऐसे बालक गलतफहमी का शिकार हो जाए तो आप बालक को समझाइए, मार्गदर्शन दीजिए, नहीं बेटा गणित तो बहुत ही आसान विषय वस्तु है, तार्किक विषय हम आसानी से विषय वस्तु को सीख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बालक को समझाते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो शिक्षक क्या है एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगला जो है पूर्व अनुभव को वरीयता देना। बालक का जो अनुभव है, पहले का अनुभव है, या कि आज विद्यार्थी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, शिक्षक उसे पहले ही गुजर चुका है, इसलिए वह अपने पूर्व अनुभव का सहारा लेकर विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है। अतः शिक्षक एक मार्गदर्शक है। बालक के पूर्व अनुभव को वरीयता दीजिए, कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए बालक क बनाना सीख रहा है, तो क्या एक दिन में क बनाना सीख लेगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं। को बनाना सीख रहा है, गलत हो गया। हम और आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, तो ये लोग तो हमें तो फिलहाल बहुत ही आ जाता है, वो सीबीएसई बोर्ड आप जानते हैं मिस जो लोग हैं, बालक सही तरीके से नहीं बना पाया, ऐसे बना के दे देती हैं, सही तरीके से नहीं बना पाया तो हम और आप जानते हैं दंड भी लोग देते हैं, गधे हो तुम नहीं कर पाते हो, कब तक सीख पाओगे, तुम्हारे जैसे हम थे तो हम एक ही बार में सीख लिए थे, जबकि उससे खराब वो थी। समझ गए कहना क्या चाहते हैं? ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे शिक्षक की भूमिका में अगर आप रह रहे हैं तो बालक को आप नहीं सिखा पाएंगे। आप उस भूमिका में नहीं, बल्कि क्या करें सर, तो आप पूर्व अनुभव, आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो बालक इतने देर में सीख पा रहा है, इतने देर से नहीं सीख पा रहा है, तो उसका आपका अनुभव, उस रास्ते से आप गुजर चुके हैं, आप उस रास्ते से गुजर चुके हैं कि हाँ आप किस तरीके से, हम जब थे उस समय तो क्या एक बार में सीख लिए थे? नहीं। उस तरीके से बालक को आप समझाएं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, तुम सही तरीके से सीख सकते हो, समय लगेगा लेकिन सीख जाओगे। तो शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। दोस्तों, नेतृत्व करता, एक शिक्षक कैसे नेतृत्व करता के रूप में काम करता है, इस बात को समझते। कक्षा के मुखिया के रूप में शिक्षक को एक नेता माना गया है, और सही शब्दों में नेतृत्व वही करता है जिससे लक्ष्य का रास्ता मालूम हो। सबसे यह खुद ही सिद्ध होता है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस बात को समझिए भाई, नेतृत्व करता वही होगा ना जो नेतृत्व करेगा। मार्गदर्शन कौन कर सकता है? हम आपको सही दिशा निर्देश कब दे सकते हैं, कब आपको नेतृत्व कर सकते हैं? जब उसमें पहले से पता हो,
और जब पहले से पता होगा तभी तो हम आपको बता सकते हैं भाई आप रास्ते पे, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं या जिस रास्ते पे बालक को लेकर के जाना है उस रास्ते का ज्ञान पहले आपको होगा, तभी तो आप उसके लिए नेतृत्व करेंगे, उसके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। ये शिक्षक का काम होता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे शिक्षक क्या है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में काम किस तरीके से करता है, कैसे भूमिका अदा करता है, इस बात को हम समझते हैं। देखिएगा, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में साधारण अर्थ में नेतृत्व का अर्थ उस गुण से है जिसमें एक व्यक्ति किसी समूह का मुखिया बनकर बिना तानाशाही के समूह को लक्ष्य तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा, इसको सब छोड़िए, यहीं पे हमने देखा है, सपोज करिए जो मैच खेलते हैं, मैच की जो टीम कोच होते हैं, जो कप्तान होते हैं, कप्तान वो टीम को क्या करते हैं, नेतृत्व ही तो करते हैं। एक कप्तान अपने टीम को नेतृत्व करके एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, उस मैच को जीत लेता है। हमने ये भी देखा है दोस्तों, हमारे भारत देश के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, आन बान शान है, मैं सलाम करता हूँ अभी देश के सभी जवानों को, वीर शहीदों को। उनका जो कमांडर होता है, हमारे मित्र हैं एक आध दो फौज में, हमेशा बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। जो उनका लीडर होता है, कमांडर, वो क्या करता है, नेतृत्वकर्ता के रूप में ही तो काम करता है। सबसे पहले कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी उसको सबसे पहले वो गुजर चुका होता है, वो जान चुका होता है, वही धीमे धीमे अपने कमांडर, अपने जवानों को बताने का काम करता है, उसके साथ अनुकूल करवाने का काम करता है। तो वह क्या है, किस रूप में काम कर रहा है, तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करता है। आप शिक्षक हैं, इसको अपने कक्षा कक्ष में ला करके जोड़ दीजिए। आप शिक्षक हैं, अब पढ़ते समय, जीवन व्यतीत करते समय कौन कौन सी परेशानियां आती है, पढ़ाई करते समय कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सब आपको पहले से पता है। जब आप बालक को सिखाने के लिए शुरुआत करें, जब बालक को पढ़ाना शुरुआत करें, सिखाना शुरुआत करें, तो सीखते समय कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, बालक को इससे परिचित करवाएं और उसको दूर करने का, उसके अंदर क्षमता डेवलपमेंट करें, बालक के अंतर्गत उसका अच्छे तरीके से नेतृत्व करें, खुद करके प्रदर्शन करके पहले आप दिखाएं, तब बालक से करवाएं, तो बालक आसानी से। सपोज करिए आप एक बात, आपको बालक को डांस सिखाना है और आप कह रहे हैं कि एक हाथ सिर पे रखो और एक हाथ कमर पे और शुरू हो जाओ, क्या सीख लेगा? नहीं सीख सकता है। आपको खुद प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के देख करके आपको बालक क्या अपने अंदर सीखना शुरुआत करेगा। तो पहले खुद नेतृत्व करना पड़ेगा, तब जाकर के बालक उसके अनुसार अपने आप क्रियाओं को करता है और आसानी से विषय वस्तु को सीखता है बालक। तो आइए कैसे हम हर नेतृत्व के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहले ये क्या है, तो सत्तावादी शिक्षक केंद्रित। आप जानते हैं ईश्वर, शिक्षक ईश्वर के रूप में अहस्तक्षेपी होता है, बच्चा खुद सीखता है, यानी कि कक्षा के लिए सही है। प्रजातांत्रिक क्या है सर, तो बाल केंद्रित बच्चों के लिए। समझिएगा, मैंने अभी बोला शासन प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार होते हैं शिक्षक के, तो नेतृत्व भी उस तरीके से आप कर सकते हैं। शिक्षक केंद्रित क्या है, सत्तावादी शिक्षक केंद्रित नेतृत्व कैसे होता है, शिक्षक ही सब कुछ है, शिक्षक के अनुसार सब कुछ हो रहा है, शिक्षक जो कह दिया वही सर्वदा सत्य, वही माना जाएगा। वैदिक काल शिक्षा याद कर लीजिए, ये सब क्या है, सब तो शिक्षक केंद्रित सत्यवादी आप नेतृत्व कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ काम कर रहे हैं शिक्षक के अकॉर्डिंग। अगला कैसा है, कुछ अहस्तक्षेपी, सब कुछ बालक पे छोड़ दिए, शिक्षक की भूमिका लगभग शून्य है, सब कुछ बालक पे छोड़ दिए आप। यहाँ विद्यार्थी की भूमिका एकदम शून्य थी, यहाँ शिक्षक की बिल्कुल शून्य है, क्योंकि एकदम सब कुछ छोड़ दिए, बालक स्वयं से सक्रिय, बालक स्वयं से सीख लेगा। ये भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन सबसे ठीक क्या है सर, प्रजातांत्रिक, जिसको हम बाल केंद्रित कहते हैं। प्रजातांत्रिक बाल केंद्रित मतलब क्या होता है, नेतृत्वकर्ता में कि आप बालक को केंद्र बिंदु मान करके नेतृत्व कर रहे हैं, बालक की मानसिक क्षमता, रुचि, वरीयता को ध्यान में रख करके आप नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मतलब कि बाल केंद्र का मतलब यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक एक स्वतंत्रकर्ता के रूप में है, तो यहाँ बालक भी की भूमिका सुन नहीं है, बालक भी एक स्वतंत्र के रूप में, स्वतंत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि बाल केंद्र में शिक्षक भी स्वतंत्र है और बालक भी स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र में हैं। और दोनों स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षक की पूरी बात मानी नहीं जाएगी, नहीं, कुछ बात शिक्षक की मानदंड बालक को स्वीकार करना होता है, उसके अनुरूप बालक केंद्रित होकर के हम शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। यानी कि शिक्षक बालक उसके कुछ व्यवहार को मानता है, कुछ मानदंडों को मानता है, तब अपने अंदर उसको धारण करता है। यानी कि सबसे खराब क्या है सर, तो आप जानते हैं शिक्षक केंद्रित, सबसे अच्छा क्या है तो बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक। इस अहस्तक्षेपी भी अच्छा है, यानी कि अच्छा है, किससे अच्छा, तो शिक्षक केंद्रित से तो अच्छा है, लेकिन बाल केंद्रित से क्या है, खराब है, क्योंकि पूरा छोड़ देना भी एकदम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, बालक अपने से सीख लेगा, ऐसे जरूरी नहीं, छोटे से बालक है, अपने से भी सब कुछ नहीं सीख सकते। तो ये भी यानी कि उससे कम है,
प्रभावशाली, बल्कि इससे ज्यादा प्रभावशाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इस बात को समझते हैं। पहलकर्ता के रूप में कैसे काम करता है, मैंने अभी आपसे बताया। पहलकर्ता के रूप में कैसे काम करेगा शिक्षक, कैसे आप आइए नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ही करना पड़ेगा, आपको करके दिखलाना पड़ेगा, तभी तो बालक आपको देखकर अनुकरण कर पाएगा, सीख पाएगा। परिचालक के रूप में काम करते हैं, आप जानते हैं उत्तरदायी आपका ही होता है। शिक्षक कक्षा का मुखिया होता है, आप उस मुखिया के रूप में काम करते ही करते। शिक्षक समस्या प्रदान करता होता है, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता होता है। इस सब बात को हम कहते हैं तो शिक्षक क्या है सर, एक किसके रूप में काम कर रहा है, तो एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में काम कर रहा है। नेतृत्व कम करेंगे जब आप सब कुछ जानते रहेंगे, पहले से आप संचालित करें तो आपको देख करके बालक अनुकरण करके, आपको आदर्श मान करके बालक क्या करता है, तो अनुकरण करता है, सीखता है। अगला पॉइंट क्या है, सत्तावादी नेतृत्व। मैंने अभी आपको जो समझाया है वही बात नोट की गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट, कक्षा का मुखिया। आप जानते हैं आप शिक्षक क्या है सर, तो कक्षा का मुखिया होता है। शिक्षक जैसा ही कक्षा का प्रदर्शन करता है, ठीक वैसा बालक उसका अनुकरण करता है, उसके अनुसार से बालक सीखना शुरुआत करता है। तो आप अच्छे तरीके से अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक माहौल बनाए हैं, बाल केंद्रित माहौल आपका है, तो बड़े आसानी से आपकी बात को, विषय वस्तु को बालक आसानी से सीख सकता है। जीवन की चुनौतियों को बालक समझ पाएगा, अपने अंदर संयोजन कर पाएगा। तो शिक्षक भूमिका, प्रदर्शन प्रतियोगिता आप धीमे धीमे कराएं, तो प्रदर्शन प्रतियोगिता कराएं तो पहले आप खुद करके दिखलाएं, तब बालक के अंदर उसको इन्वॉल्व करें, तो बालक उसको आप पहले नेतृत्व करें, उसका गाइडेंस आपके अंदर सब सरबराह हो। चलो बेटा कोई बात, हम है ना, सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा, हम सीख लेंगे, हम इस चीज को कर लेंगे, तो उस चीज को करें आप। तब शिक्षक किसके रूप में सर, तो आप नेतृत्वकर्ता के रूप में आएगा। अगला पॉइंट क्या है सर, ज्ञान का निर्माण करते हैं आप। विद्यार्थी की उपस्थिति में एक शिक्षक बीते हुए समय के विद्यार्थियों के लिए दोबारा निर्मित करता है। ये भी आप नेतृत्वकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। जिससे इतिहास पढ़ाते समय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक ऐतिहासिक समय को दोबारा निर्मित करता है, इसलिए शिक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करता है। अगला सर क्या है आपका, अब अगला भूमिका सर क्या है शिक्षक की, तो शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे काम करता है, इस बात को समझते हैं। शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे काम करता है, ये देखिए। शिक्षा से लिया गया सलाह क्या कहलाता है दोस्तों, तो परामर्श कहलाता है। परामर्शदाता के रूप में कैसे काम करता है शिक्षक, परामर्श विद्यार्थी, इसमें आप एक परामर्श विधियां होती हैं, वैयक्तिक परामर्श होता है और आपका एक सामूहिक परामर्श होता है। परामर्श विधि यानी परामर्श की कुछ तरीके हैं, कैसे कैसे आप परामर्श करेंगे बालक को, उसके कुछ अलग विधियां होती हैं, उसके माध्यम से आप बालक को परामर्श करें तो बालक आराम से उस विषय वस्तु को, इस चुनौती को सामना कर पाएगा। वैयक्तिक परामर्श ये दो प्रकार का होता है परामर्श, एक वैयक्तिक परामर्श मतलब अलग करके बालक को परामर्श दीजिए, और एक क्या होता है समूह में, यानी समूह में एक साथ बालक को समझा रहे हैं, सभी बालक को एक साथ परामर्श दे रहे हैं कि बेटा ऐसे करना है, इसे इस वस्तु को सीखना है, एक काम करना है। ये सामूहिक हो गया, और उस समूह से ही कुछ एक आध दो बालक को अलग निकाल करके उनको अलग से परामर्श दे रहे, ये क्या हो गया व्यक्तिगत हो गया। जैसे समूह में सबसे कह रहे हैं बेटा हमको आज हम इस विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे, सब बालक, उसी में कुछ एक आध दो बालक ऐसे हैं जो हकला रहे हैं, आवाज अस्पष्ट नहीं है, तो उनको अलग से बुला करके या अलग से उनको प्रशिक्षण भी करते हैं, अलग से आवाज का अभ्यास करवाते हैं और प्रशिक्षण करके धीमे धीमे उनके अंदर सुधार करने का काम करते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा सर, व्यक्तिगत हो जाएगा। अगला पॉइंट, तो इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, सलाह देखिएगा भाई। पहला पॉइंट क्या है सर, तो सलाह देने वाला, आप सलाह राय मशवरा, आप देखते हैं छोटे छोटे बालक, जब बालक को समझ में, आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन कब होता है, जब हम, आप देखा होगा जब हम 8 पास कर लेते हैं, हाई स्कूल पास कर लेते हैं, तो इंटर में विषय चयन करने का हमारे पास बड़ी समस्या आती है, क्या लें, मैथ लें या कि क्या बोलते हैं जीव विज्ञान लें, बालिकाएं गृह विज्ञान लें, क्या लें, ऐसा भाव हमारे अंदर आता है, बड़ी समस्या होती है इसमें। मैथ लें, मैथ नहीं आता है और मैथ लेना चाहते हैं क्योंकि मित्र सब क्या ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, बायोलॉजी आती है तो मित्र सब बायोलॉजी नहीं ले रहे तो नहीं लेना चाहते, गृह विज्ञान तो भाई सब चिढ़ाते हैं यार, क्या गृह विज्ञान लड़कियों का सब्जेक्ट है, तमाम चीजें सुनने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप शिक्षक से बालक परामर्श लेता है, सलाह लेता है, यानी कि परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं आप, तो आप सलाह देते हैं, तो परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं। शिक्षक मंत्रणा करने वाला, विचार करने वाला, उसके रूप में भी हम काम करते हैं। गोपनीयता रखने वाला, अब आप सोचिए कोई प्रश्न बात, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी, आप शिक्षक हैं, आपने कोई प्रश्न बात आपसे शेयर किया, उलझन में है, तनाव में है, परामर्श लेना चाहते हैं आपसे,
कि सर क्या करें, क्या सही है क्या गलत है, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ गोपनीयता सोचिए, अपने दोस्तों से हट करके अगर आपको कुछ गोपनीयता बताया है तो आप उसको गोपनीय ही रखें। ऐसा नहीं कि पूरा भंडा फोड़ कर दें, ऐसा शिक्षक नहीं। आप भंडा फोड़ कर दे तो ये अच्छे गुण नहीं माने जाते। बालक तनाव शिकार हो सकता है, इस तरीके से कुंडा शिकार हो जाएगा, तो आप उसकी गोपनीयता को बनाए रखें। अगला, भ्रम को दूर करने वाला, आप जानते हैं भ्रम को दूर करने, तो आप सिंपल सी बात है, परामर्शदाता के रूप में काम कर रहे हैं, पूर्व अनुभवी, पहले से आप जानते हैं, विशेषतों के अनुभव है आपके पास है, किस तरीके से सीखा जाता है, कैसे हमने सीखा, बालक कैसे सिखाना है, ये भी के रूप में आप काम करें। हित चाहने वाला, दूसरों के हित का, दूसरों की भलाई करने के लिए आप बालक के अंदर क्षमता डेवलपमेंट करें, मार्गदर्शन करने वाले, तो आप जानते हैं। इस सब बात मैंने अभी आपको पढ़ाई, इतनी बातें हम सीख गए। यानी कि शिक्षक किस रूप में सर, परामर्शदाता के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमने आज सीखा शिक्षक की भूमिका, जो मैंने अभी आपको समझाया शिक्षक किस किस भूमिका में किस किस कौन कौन सा काम करता है, और तो शिक्षक की कौन कौन सी भूमिका मानी जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में दोस्तों। तो आप सबका प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।